Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 अक्टूबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ब्रिस्टल बे को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन सी कंट्री है या कोई सी है या फिर कोई गल्फ है, तो अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। हम लोग डेली बेसिस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बात करता है डेलबर्गिया स्पीशी के बारे में। देखो, ये जो आर्टिकल है ये पिछले कुछ दिनों पहले चर्चा में था, हमने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर पाओगे। मैं ज़्यादातर वही वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आज के टाइम पर करंट इशू में है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया था, जो डेलबर्गिया स्पीशी है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये आप लोगों को बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए, ए कैशूनट, बी कॉफ़ी, सी टी या फिर डी रोजवुड। देखो, इसके बारे में सर्च करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप आंसर नहीं बताते, देखो आंसर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, आंसर आप देख पाओगे, ये नीचे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को जानबूझकर बोलता हूँ इसके बारे में सर्च करो। सर्च करने पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्चिंग करता हूँ गूगल पर, हर आर्टिकल को या फिर हर भी कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, तो एक्स्ट्रा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसके बारे में ज़रूर सर्च करना। अब यहाँ पर एक दो बातें बतानी है, उसको हम लोग पहले देखेंगे, फिर उसके बाद अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बात तो यही है कि आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, अब बहुत सारे आर्टिकल्स आए तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो एक एक करके बस खाली सुनते चले जाना आर्टिकल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। दूसरा पॉइंट, देखो जो भी पीडीएफ्स वगैरह है इस चैनल की, चाहे वो डेली करंट अफेयर के वीडियो पीडीएफ हो या फिर वो द हिंदू का पीडीएफ हो, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। कौन से चैनल पर? दीपक यादव एजुकेशन, जहां पर 70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल भी हैं। अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, वहाँ पर मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैनल है जो दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स लिखा है, एक वो वाला चैनल है। ठीक है, वहाँ पर भी 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, तो उन्हीं दोनों चैनल को आपको ज्वाइन करना है, वहीं पर आपको सारे पीडीएफ्स मिलते हैं। और बात रही सितंबर के मंथली कंपाइलेशन के बारे में, तो बहुत सारी डिमांड आ रही थी वीडियो की, तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। 3 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, वो सितंबर के सारे करंट अफेयर उस वीडियो में बता दिए गए, तो आप जाकर देख सकते हो, इसी चैनल पर अपलोडेड है। दूसरी चीज़, इसी मंथली कंपाइलेशन का पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे, वो पीडीएफ ही मैंने कल शाम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है, उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास स्टोर करके रख सकते हो। मतलब सितंबर के करंट अफेयर आपके पास बिल्कुल रेडी हैं। एग्जाम होगा तो एक बार रिवाइज करना है और फिर उसके बाद एग्जाम में जाना है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल। कल भी ये आर्टिकल चर्चा में था, मुल्ला पेरियार डैम, आज भी ये डैम चर्चा में है। हुआ क्या है, इस डैम के अंदर जो पानी का स्तर है, वाटर लेवल है, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब इस चीज़ को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पैनल को बोला कि आप एक मैक्सिमम वाटर लेवल को फिक्स कर लो इस डैम के अंदर। ठीक है, तो अब इस वाटर लेवल को फिक्स करने को लेकर ही यहाँ पर चर्चा की गई है। हुआ क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें एग्जाम के लिए अपने पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नोट डाउन करके रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो देख पाओगे, कल ही की बात है, 25 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट किया सुपरवाइजरी कमेटी को कि आप एक इमीडिएट एक्शन लो, एक डिसीजन लो कि मैक्सिमम वाटर लेवल क्या रहने वाला है और किस चीज़ पर यहाँ पर इसको मेंटेन करना है। और ये सब कहाँ पर बात की गई है, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। ठीक है, इस डैम के अंदर वाटर का लेवल क्या रखना है, इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अब ये डैम कहाँ पर है, तो केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर आपको ये डैम देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात क्या है,
डैम तो केरला के अंदर है, लेकिन इस डैम को प्रॉपरली ऑपरेट कौन करता है, वो करता है तमिलनाडु, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पर ऑपरेशन का जो मतलब डैम को ऑपरेट करने की जो पावर है वो तमिलनाडु को सौंप गए थे, ठीक है। तो ध्यान से 21 ये बिल्कुल ध्यान सुन लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो डैम है ये केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु। अब यहाँ पर इसी सब चीज़ों को देखते हुए अब जैसे जैसे यहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ रहा है, तो केरला ने बोला कि जो वाटर का लेवल है इस डैम के अंदर वो 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये 139 फीट अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2006 में 2014 में भी जजमेंट दिया था। 2006 में फिक्स किया था कि 139 फीट होना चाहिए, 2014 में इसको 142 फिक्स किया गया था। तो यहाँ पर फिलहाल तो केरला ये बोल रहा है कि 139 फीट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए पानी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फिलहाल अब देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या होता है इनके बीच में डिस्कशन। अभी फिलहाल यहाँ पर तमिलनाडु भी यही कह रहा है कि आज के टाइम पर डैम का पानी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुका है, लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन आने वाले टाइम पर देखेंगे हम किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो ये बोला है कि देखो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको आप लोग आराम से बैठकर मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप पॉलिटिक्स प्ले करो, ठीक है। तो ऐसा इसको ज़्यादा बड़ा इशू मत बनाओ, आराम से यहाँ पर चीज़ें अच्छे से मैनेज की जा सकती हैं। इसी वजह से पैनल को बोला है कि आप डिसीजन लो और आप यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो एक तरीके से मैक्सिमम लेवल है वो आप डिसीजन लेने के बाद हमें बताओ। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, मुल्ला पेरियार डैम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और उसके बाद यहाँ पर जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, सॉरी जीएस पेपर 3 के अंदर। अब बात करते हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर लोकेटेड है? फिर से यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ यही है, जो मुल्लायार और पेरियार रिवर है, जहाँ पर ये दोनों रिवर मिलती हैं, वहीं पर आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा डैम लोकेटेड है केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस डैम को ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु करता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर डैम है इसको लेकर जो भी इसका पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए, मतलब कि जो एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती है, उसमें सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इन सबको मेंटेन करने का काम, इन सबको ऑपरेट करने का काम किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। अब ये ऑपरेट करने का काम ना तमिलनाडु के पास कैसे आया? तो बहुत पहले यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल हुआ करता था, वही यहाँ पर ये सब जो ऑपरेशनल राइट्स है वो तमिलनाडु को हैंडओवर कर गए थे, ये मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया पेरियार डैम पर, सॉरी पेरियार रिवर पर ये डैम लोकेटेड है। तो पेरियार रिवर के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर भी हमारे एक एग्जाम का पार्ट है। तो जो पेरियार रिवर है ये यहाँ पर केरला की एक लंबी रिवर बताई जाती है। इसकी जो लेंथ है लगभग अप्रॉक्स 244 किलोमीटर्स के आसपास है, और पेरियार रिवर को लाइफलाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये जो पेरियार रिवर है आखिरकार ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये कहाँ से निकल कर आती है? तो वेस्टर्न घाट में शिवगिरी हिल्स है, वहाँ से ये निकल कर आती है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर पेरियार नेशनल पार्क से भी ये बहती हुई आती है। और पेरियार रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी मेन सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। पेरियार रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज आपको पहली देखने को मिलेगी, वो है मुथिरापुझा, देन उसके बाद मुलैयार, देन उसका चिरितोनी, देन उसके बाद पेरिंजनकुती। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, ये कुछ सहायक नदियां हैं और ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब जो ये वाला आर्टिकल है तो ये कश्मीर के इंसिडेंट के बारे में डिस्कशन करता है। ये आर्टिकल आज एडिटोरियल पर भी आया है, तो हम लोग उस एडिटोरियल को जब कवर करेंगे तो वहीं पर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 2 पर ही एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डिजीज़ होती हैं, यहाँ पर हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डेंगू के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो डिजीज़ है वो भी एक हमारे एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर साल हम लोग को कहीं ना कहीं डिजीज़ के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ आप देख पाओगे बात क्या की गई है, दिल्ली के अंदर जो ये डेंगू के केसेस हैं वो लगभग 1000 मार्क को भी क्रॉस कर चुके हैं बहुत सारे एरिया के अंदर। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये इतना बड़ा नंबर पहुंच चुका है। इतना बड़ा नंबर 2018 से पहले हुआ करता था, मतलब डेंगू के केसेस ये 2018 से पहले या फिर उस समय पर आया करते थे, लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे रेगुलरली इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पर केसेस देखने को मिल चुके हैं। डेंगू लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, दिल्ली के अंदर है। अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब दी है जो कि हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सब बेकार है। आप लोग एक बार खुद भी रीड करके देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं डेंगू के बारे में। तो आर्टिकल जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
डेंगू यहाँ पर एक ऐसा डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने से होता है, ये सभी लोगों को मालूम है। मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है, लेकिन क्वेश्चन ये है वो कौन सा मच्छर है जिसके काटने की वजह से ये डेंगू होता है, तो उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। इसके बारे में ध्यान रखना है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो मॉस्किटो है ये डेंगू के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है, जैसे कि चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, या फिर जीका इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद डेंगू को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4 करके यहाँ पर इसको अलग अलग कैटेगरीज में भी बांटा गया है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, देखो एकदम से बुखार आ जाना, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, बोन्स में दर्द होना, तो यहाँ पर ये सारे इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं कि हाँ किसी व्यक्ति को डेंगू है, तो एक ब्लड टेस्ट आता है, उस रिपोर्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अभी फिलहाल देखो कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि डेंगू को ट्रीट करे, लेकिन कोई वैक्सीन है, वो क्या है मैं भी आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे डेंगू का स्टेटस क्या है। देखो डेंगू का स्टेटस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और इन्होंने बताया कि देखो हर साल लगभग 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से 9.6 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर लक्षण दिख रहे हैं और बाकी लोगों के अंदर लक्षण नहीं दिखे हैं। ठीक है, तो मतलब ये आज के टाइम पर एक कंसर्न वाली बात है। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर साल 2018, 19, 20 का डेटा दिया गया, लगातार डेंगू के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। साल 2018 में 1 लाख थे, 19 के अंदर 1.5 लाख हो चुके हैं, मतलब रेगुलरली यहाँ पर ये केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज में एक अलग ही मेथड इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इंडोनेशिया की बात करें तो उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर वोल्बाचिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वोल्बाचिया बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसकी मदद से डेंगू को कंट्रोल करेंगे और ऐसा इंडोनेशिया ने एक काम करके दिखाया है। ठीक है, जो साइंटिस्ट है वो क्या करेंगे, अब इस बैक्टीरिया का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ मच्छर होंगे उनके अंदर इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, उनके अंदर यह बैक्टीरिया डाल दिया जाएगा और उन मच्छर को शहर के अंदर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पर जो भी लोकल मॉस्किटो से ब्रेड करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर वो पूरी तरह से इस डेंगू को ख़त्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद डेंगू को लेकर एक वैक्सीन भी है जिसका नाम है CYD-TDV, ये इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसका जो ट्रेड नेम है वो है डेंगवाक्सिया। ठीक है, इसको अप्रूव किया था यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में, और ये पहला डेंगू वैक्सीन है। इसके बारे में भी आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नीचे ही एक छोटा सा आर्टिकल और दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पोक्सो एक्ट के बारे में। देखो इस एक्ट के बारे में भी चर्चा करे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो नेक्स्ट पेपर पे यहाँ पे बोला गया एक आदमी को बुक किया गया इस एक्ट के अंडर में, क्योंकि वो एक मतलब कि लड़की को हैरेस कर रहा था, और वो जो लड़की है वो 15 साल की लड़की थी। क्योंकि आप कह सकते हो जो पोक्सो एक्ट है ये भी यहाँ पर किसके लिए बना है, माइनर के लिए बना है। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर इस एक्ट को बनाया गया है। तो यहाँ पर वो हैरेस कर रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर उसको इसी एक्ट के अंडर में बुक किया गया है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि हाँ कब बुक किया गया, किसको बुक किया गया, ये यहाँ पर कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन आपको पोक्सो एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये पोक्सो एक्ट क्या है। ठीक है, तो चर्चा में है तो इसको डिस्कस करेंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल जाएगी। लोकल न्यूज़ है, लेकिन लोकल न्यूज़ हमें कवर करनी नहीं है, लेकिन अभी हम फटाफट इस एक्ट को कवर करते हैं। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक आता है इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। उन टॉपिक से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बात की गई है पोक्सो। पोक्सो की फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है ये वाला एक्ट। इस एक्ट को लाया गया था साल 2012 में, इस वजह से इसके आगे साल 2012 लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बच्चों को सेक्सुअल एजॉल्ट से बचाने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट से, पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। उसके बाद अब बच्चे कौन है तो आपको मालूम ही होगा, यहाँ पर हमारे लॉ के अंदर लिखा हुआ है 18 साल से कम उम्र वालों के लिए यहाँ पर ये पूरा एक्ट काम करता है। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद यहाँ पर इस एक्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, चाहे वो सेक्सुअल एजॉल्ट हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी के केसेस हो, इन सबको यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू टैकल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मान लो यहाँ पर कोई केस पोक्सो एक्ट के अंदर में आता है, तो पोक्सो एक्ट बोलता है कि आपको उस केस की सुनवाई 1 साल के अंदर अंदर करनी होगी, 1 साल के अंदर अंदर उस केस को पूरा का पूरा निपटाना पड़ेगा। हालांकि यही कहीं ना कहीं हमारी दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने हाल ही में ऐसे देखे हैं जो कि पोक्सो एक्ट के अंदर दर्ज तो हुए थे, लेकिन उनको 16 महीने लग गए, 18 महीने लग गए। मतलब जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इसको यहाँ से भी आप लोग रिलेट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
उसके बाद अगले ही पेज पे एक और छोटा सा आर्टिकल है, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, मैं आपको बहुत सारे नोट्स इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करवा चुका हूं, एक बार फिर से यहां पर आर्टिकल को कवर करेंगे। बात की गई है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास पावर्स थी उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया। तो बीएसएफ का जो ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, उसको इंक्रीज तो किया गया, लेकिन हुआ क्या, उसके अगेंस्ट में जो बहुत सारे स्टेट है जैसे कि पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब इसके अगेंस्ट में है कि मतलब ये काम सही नहीं किया है केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो ऐसा यहां पर राज्यों का कहना है। अब ये मुद्दा क्या है हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर मैं आपको इस आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें मेंशन है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। देखो अभी हुआ क्या है, आर्टिकल ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे पार्ट हैं, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस, फेडरलिज्म, यहाँ सभी टॉपिक्स आप इसको रिलेट कर सकते हो। पहले मैं आपको बीएसएफ के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद न्यूज़ कवर करेंगे, ठीक है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, देखो इसको बनाया गया था 1965 में, इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद। नाम से समझ में आ रहा होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर सिक्योर करने का काम करती है, वहां पर सिक्योरिटी, वहां पर दस्तक देती है, हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये जो बीएसएफ है वो सीएपीएफ के अंडर में ही आती है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है इसके अंडर में ही आती है। आपको मालूम होगा सीएपीएफ के अंडर में 7 सर्विसेज आती हैं अलग अलग। वो 7 सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वो है असम राइफल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लो कौन सा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सब सीएपीएफ के अंडर में आने वाली सर्विसेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर लगभग 2.65 लाख फोर्सेस को हमने डिप्लॉय कर रखा है। ये सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की खास बात यह है कि यहाँ पर ये बॉर्डर के साथ साथ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है, जो नक्सलवाद है, उसको खत्म करने में भी पूरी मदद करती है। उसके बाद खास बात यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इकलौती एक ऐसी फोर्स है जिसके पास अपना खुद का एयर विंग है, अपने खुद का जहाज है, मैरिन विंग है, आर्टिलरी देखने को मिलेगी, खुद की तोपें हैं, ठीक है, कमांडो यूनिट्स देखने को मिलेगा इनका खुद का। और बीएसएफ को आप कह सकते हो यहाँ पर पावर दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, साथ ही साथ कंट्री के अंदर जब इलेक्शन चलते हैं वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन करने का काम करता है। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ चुके हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए हैं, तो वहाँ पर भी लोगों की जान बचाने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर बीएसएफ को हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ टेरिटरीज भी, इंडियन टेरिटरीज भी बोलते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये है, ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो बीएसएफ के पास पावर है उसको इंक्रीज करा जाएगा। अब यहाँ पर पावर क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बॉर्डर है पंजाब का, ठीक है, उधर पाकिस्तान का, हम लोग यहाँ पर एक बॉर्डर सपोज करते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये जो बॉर्डर है, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो एक तरीके से दस्तक दे रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है, बीएसएफ वाले। अब क्या है, इनके पास पहले पावर्स कितनी हुआ करती थी? इनके पास पहले पावर्स हुआ करती थी 15 किलोमीटर की, मतलब कि बॉर्डर के पास लगभग जो ये 15 किलोमीटर का एरिया होगा, इस 15 किलोमीटर के एरिया में जो बीएसएफ है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। बीएसएफ की काम क्या है? बीएसएफ का मेन काम है सीज करना, ठीक है, लोगों को अरेस्ट करना, ठीक है, जो भी यहाँ पर मतलब हमारी सिक्योरिटी को, हमारी इंडिया की सोवरेनिटी या फिर सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उनको सीज करना, उनको अरेस्ट करना, ये सारे काम बीएसएफ करता है। तो यहाँ पर इनके पास पावर्स थी कि जो 15 किलोमीटर का एरिया होगा बॉर्डर के पास, उन सब में अपनी ड्यूटीज़ को बीएसएफ परफॉर्म कर सकता है। पहले ये वाली पावर्स थी, लेकिन अब यहाँ पर चेंज किया गया, अब इन्हीं पावर्स को बढ़ा दिया गया। अब बोला कि आपको 15 किलोमीटर नहीं, आपको दिया जाता है 50 किलोमीटर का एरिया। अब आप 50 किलोमीटर तक के एरिया में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। ये हुआ था एक बदलाव, जिसकी वजह से जो पंजाब है वो एक तरीके से अगेंस्ट में आया। पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, इन सभी एरियाज़ में जो पावर है बीएसएफ की वो इंक्रीज़ करके 50 किलोमीटर तक कर दी गई हैं। अब पावर क्या है मैंने आपको बताया, सर्च करना, खोज करना, अरेस्ट करना, सीज करने का काम यहाँ पर बीएसएफ का होता है। अब क्या हुआ, देखो बीएसएफ आपको वेस्ट बंगाल, असम, पंजाब के अलावा भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के वाले एरिया में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, मुद्दा यहीं पर उठ रहा है पंजाब वाले एरिया में। क्यों? पंजाब का यहाँ पर कहना यह है कि ये तो पावर्स स्टेट के पास भी हैं, राज्यों के पास भी तो पावर्स हैं ना, कि यहाँ पर ये अपने जो भी सिक्योरिटी स्टेट है या फिर पब्लिक की सिक्योरिटी उसको एक्सटेंड करने की पावर्स राज्यों के पास भी है ना। तो फिर यहाँ पर ये सेंटर यानी कि केंद्र सरकार ने क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये पंजाब सरकार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ पर देखो बोला गया, यहाँ पर इस आर्टिकल को पब्लिक ऑर्डर वर्सेस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो पंजाब सरकार है उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं
स्टेट लिस्ट के अंदर हमारे संविधान के अंदर आपको मालूम होगा 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ये स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर राज्य अपनी लॉज बनाता है। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं वहाँ पर केंद्र सरकार लॉज बनाती है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी लॉज हैं वहाँ पर ये दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, स्टेट लिस्ट के अंदर भी पावर्स एंट्री 1 के अंदर बताया गया है कि जो भी पब्लिक ऑर्डर है वो यहाँ पर मेंटेन कर सकता है। पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक की सेफ्टी के लिए यहाँ पर सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। तो मतलब यहाँ पर पंजाब सरकार का यही कहना है कि स्टेट के पास पावर्स है तो स्टेट भी तो ये काम कर सकता है। ये जो केंद्र सरकार है उनको ये करने की क्या ज़रूरत थी, यूनियन को करने की क्या ज़रूरत थी। तो यूनियन बोलता है कि हमारे पास भी तो पावर्स हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर भी एंट्री 1 के अंदर ये सारे पावर हैं कि कोई एक बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट होता है हमारे पब्लिक डिसऑर्डर को, तो यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर ये चर्चा हो रही है। इससे यहाँ पर बोला गया है क्या, पंजाब सरकार ने बोला जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है हमारा वो काफ़ी हद तक वीकन है, काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि फेडरलिज्म स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरलिज्म में यहाँ पर ये बोला जाता है जहाँ पर स्टेट और जो हमारी यूनियन है, मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो दोनों मिलकर काम करती हैं वो एक फेडरलिज्म स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर सा नज़र आता है, ऐसा यहाँ पर पंजाब सरकार बोल रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब ये मुद्दा इन्होंने उठाया, ये मुद्दा उठाकर ये लोग अब डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाएंगे। एक डिटेल डिस्कशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होने वाला है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर पंजाब सरकार का कहना है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है अच्छे से। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो एक आर्टिकल दे रखा है, अगेन मुल्ला पेरियार डैम के बारे में चर्चा करता है कि यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम के अंदर कोई खतरा नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हो। आर्टिकल जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में हमारा एक पॉइंट आता है टेम्पल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक टेम्पल देख रहे होंगे, ठीक है, इसको लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल बोला जाता है, यादाद्री टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल आप कह सकते हो इंडिया का इसको भी। उसके बाद इस टेम्पल के अंदर अगर हम बात करें कुछ खास बात है, नया टेम्पल का स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था तेलंगाना के अंदर, ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। और जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसका एक तरीके से टेम्पल का स्ट्रक्चर बनवाने की शुरुआत की थी। टेम्पल तो बहुत पुराना था, देखो बहुत पुराना मंदिर था, लेकिन इसके ऊपर एक नया स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई थी। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक नया सा, ये आप देख पाओगे, नया सा टेम्पल बन रहा है, पूरा का पूरा एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है। बहुत ज़्यादा लागत इसके अंदर ऑलरेडी लग चुकी है। अभी मई में इसका उद्घाटन होना था, अभी नहीं हुआ है। तो 2016 में इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ था। ठीक है, बोला गया था 2019 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर देख पाओगे लगातार चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा टेम्पल बन रहा है, यादाद्री टेम्पल है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो यह है तेलंगाना के अंदर। और यहाँ पे बोला गया जो टेम्पल का गोपुरम है, गोपुरम मतलब जो ये ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो ये गोपुरम है बेसिकली, इसके लिए यहाँ पर गोल्ड प्लेट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सोने का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफिशियल्स का कहना है लगभग 125 kg की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, और जल्द से जल्द इसके ऊपर काम शुरू होगा। अब जो ये गोल्ड है कहाँ से आएगा, तो लगातार गोल्ड का डोनेशन हो रहा है। तो जो डोनेशन होगा गोल्ड का कहाँ पर, इस टेम्पल के लिए, और यहाँ पर आप कह सकते हो ऑफिशियली इन चीज़ों को यहाँ पर बोल दिया गया है, और यहाँ पर वर्क जो है जल्द से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो लोग प्लान कर रहे हैं लगातार यहाँ पर कि इस तरीके से गोल्ड डोनेट किया जाएगा। बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर डोनेशन हो रहा है, और लगभग 125 kg ऑफ गोल्ड की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस पूरे विमान को पूरी गोल्ड प्लेटिंग देने के लिए। इस मंदिर के जो विमान है, विमान ऊपर गोपुरम है, ठीक है, इसको गोल्ड प्लेटिंग देने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारा अमाउंट लगने वाला है, और ये सब डोनेशन आ रहा है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। ये जो गोपुरम है इसकी हाइट कितनी है, 47 हाइट का ये गोपुरम देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको इस टेम्पल के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, और हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यादाद्री टेम्पल भी बोलते हैं। कौन से पेपर से इंपॉर्टेंट होगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, बेसिकली इसका नाम यही है, लेकिन इसको यादाद्री या फिर यदागिरिगुट्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो तेलंगाना के अंदर जो यदागिरिगुट्टा के पहाड़ी हैं, उन पहाड़ियों के बीच में ये पूरा का पूरा टेम्पल लोकेटेड है। अब इस टेम्पल को आप वीडियो देखोगे यूट्यूब के ऊपर, तो इसके आसपास आपको ये माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, मैंने मॉर्निंग में देखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फीचर्स की बात करें, तो एक हिंदू टेम्पल है जो कि नरसिम्हा को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, एक लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, और यहाँ पर इस टेम्पल के अंदर आपको सैंक्टम सैंक्टोरम देखने को मिलेगा, गर्भगृह देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, सर ये गर्भगृह क्या है, और यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो
देखो क्योंकि हमारा टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिलेबस का पार्ट है। जब मंदिर बनता है, मान लो मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर बहुत सारे मतलब अच्छे से मंदिर बनाए जाते हैं, मैं आपको सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मंडप होता है, हॉल्स होते हैं, फिर उसका एकदम लास्ट में मंदिर के अंदर वाला जो एरिया होता है जहाँ पर मेन भगवान बैठे होते हैं, मेन डीटी मेन देवता बैठे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गर्भगृह है, जो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है गर्भगृह है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ये गर्भगृह भी लोकेटेड है, एक गुफा के अंदर ये लोकेटेड आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारा अमाउंट खर्चा गया है। इनफैक्ट जो लाइम स्टोन होता है, जो लाइम है बेसिकली, उसका इस्तेमाल किया गया है, बहुत पुराने पुराने सामान का इस्तेमाल किया गया है, और बहुत ग्रेनाइट रॉक का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारी यूनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो जैगरी पाउडर होता है या फिर आप कह सकते हो जो एलोवेरा होता है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना यह है, इतना पैसा खर्चा जा रहा है इस टेम्पल के ऊपर, तो कम से कम ऐसे बनना चाहिए कि आने वाले 1000 सालों तक ये टेम्पल ऐसा ही खड़ा रहे, ठीक है। ये जो टेम्पल है ये पूरा का पूरा स्टोन पर ही बना हुआ है, मतलब कि पत्थर से आपको देखने को मिलेगा बना हुआ है। यहाँ पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, और इस टाइप के जो ग्रेनाइट हैं ये पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, ठीक है। और आप कह सकते हो यहाँ पर ये एक तरीके से मोनोलिथिक, जो हमारे पास पहला एलोरा केव्स था ना, जो एक तरीके से कैलाश टेम्पल है एलोरा केव्स के अंदर, वहाँ पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ था। अब यहाँ पर फिर से ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है इस मंदिर के अंदर, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत पुराना यहाँ पर जो हमारी प्रथा चलती थी लाइम मोटर का इस्तेमाल करने की, जो एक तरीके से लाइम यानी कि चूना का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, जो मसाला बनाया जाता है उसके अंदर चूने का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ का, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया। इनफैक्ट एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया, जैगरी पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, इन सब चीज़ों का मोटर बनाया गया है ताकि हम इसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रख सकें। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है मंदिर का, ये किसके ऊपर बेस्ड है? यह है अगम शस्त्र के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन ये है, ये अगम शस्त्र क्या है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर बेस्ड है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए यही है। तो अगम शस्त्र क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को गोपुरम बता देता हूँ। गोपुरम क्या होता है? ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो विमान आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आपको गोपुरम वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। देखो अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गोपुरम, ये आपको ऊंचा सा हिस्सा देखने को मिल रहा होगा, गोपुरम ये है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने अभी जो आपको बताया था, ये उसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर अगम शस्त्र के ऊपर है। एक गॉड है, ठीक है, एक गॉड यहाँ पर लेटे हुए हैं, इन्हीं को यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मानते हुए पूरा टेम्पल ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर, जैसे ये टेम्पल हो गया, इसके इधर गर्भगृह हो गया अंदर, इधर पूरा का पूरा हॉल हो गया, मंडप हो गया, इस प्रकार से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर लास्ट में जब यहाँ पर, जहाँ पे गॉड के पैर होते हैं, वहाँ पे गोपुरम बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है गोपुरम, जहाँ पर अभी सोने की परत चढ़ाने की बात की गई है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से ये टेम्पल का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एक सेकंड मैं यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ जूम करके। हाँ, इस प्रकार से ये टेम्पल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर गॉड को एक तरीके से टारगेट रखते हुए, गॉड के देखते हुए यहाँ पर ये पूरा का पूरा टेम्पल को बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रख लेना है। तो ये होता है हमारा अगम सशस्त्र टेम्पल, ठीक है। एक तरीके से इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। नव आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वनडे एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रजनीकांत जी हैं, तो उनको अभी दादा फाल्के साहब अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो रजनीकांत जी को दादा फाल्के साहब अवार्ड मिल चुका है। तो एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार हो चुका है वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आपको मालूम है रजनीकांत जी कौन है, सभी लोगों को मालूम होगा, ठीक है। उनके साथ यहाँ पर पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा कौन है, धनुष, ठीक है। अब इन लोगों को भी कहीं ना कहीं अवार्ड मिला है। ये लोग भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। धनुष को एक लीड रोल जो है असुरन के अंदर जो उन्होंने लीड रोल किया था, तो उसके लिए यहाँ पर इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उसके बाद मनोज बाजपेयी जी को भी यहाँ पर एक अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का। और उसके बाद कंगना रनौत का इनको बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेन है हमारे लिए वो दादा फाल्के साहब अवार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो दादा फाल्के साहब अवार्ड मिला है अभी रजनीकांत जी को, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन ये है अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहाँ पर प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? दादा फाल्के साहब के बारे में आपको पढ़ना होगा। आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दादा फाल्के साहब कौन थे? दादा फाल्के जो हैं ये एक तरीके से इन्होंने इंडिया का पहला जो फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, उसको डायरेक्ट किया था। पहली फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया था, इस वजह से इनके नाम पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो पहली फिल्म कब डायरेक्ट की गई थी? 1913 में। और ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पार्ट है, क्योंकि आपके जब भी आप बुक पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर की नीति सिंघानिया की, तो वहाँ पे पूरा एक चैप्टर दे रखा है, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया एक तरीके से दादा फाल्के साहब एक इंडियन प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे। उसके बाद यहाँ पर इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इंस्टीट्यूट किया दादा फाल्के साहब अवार्ड, ठीक है, इनके ऑनर, मतलब कि जब इनकी डेथ हुई तो इनको एक तरीके से याद करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ताकि हम इनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद रख सकें, भारतीय सिनेमा के अंदर इनका कितना बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2021 का ये अवार्ड आ चुका है रजनीकांत जी के पास, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट मतलब इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, ये हमारे कोई काम के हैं नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, ये काम का है। बात की गई है डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट है हमारा, आने वाले 5 सालों में हमें और ज़्यादा इंक्रीज करना है, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहना है, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये हमारा ग्रो हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर। अगर हम बात करें 334%, मतलब 334% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर हमने और भी टारगेट रख रखा है कि हम लोग अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 5 ट्रिलियन तक पहुंचा सकें, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इंडिया आज के टाइम पर जो डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है, जो भी यहाँ पर बॉम्ब वगैरह या फिर और भी बहुत सारे व्हीकल्स हो गए, डिफेंस व्हीकल्स हो गए, उन सबको एक्सपोर्ट कर रहा है लगभग 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ को। तो इसकी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम आज के टाइम पर इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको मालूम होगा हम लोग अब की बार डिफेंस एक्सपो भी करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का होगा। कब होगा? ये एक तरीके से साल 2022 में ही होगा, ऑब्वियसली मार्च के टाइम पर होगा, ठीक है। और कहाँ पर होने वाला है? गुजरात के अंदर। तो डिफेंस एक्सपो के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पर जो ये डिफेंस एक्सपो होने वाला है, देखो एक्सपो होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जो अभी हमारे एक तरीके से इक्विपमेंट्स हो गए उनको शोकेस किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग एक नींव रखेंगे ताकि हम लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स को दूसरी कंट्री को बेच सकें। दूसरी कंट्री को बेचेंगे तो उससे हमारा डिफेंस सेक्टर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। हम लोग यहाँ पर भी एक तरीके से काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो मार्च 2022 के अंदर जो डिफेंस एक्सपो होगा ये 12वां एडिशन होगा। कहाँ पर होगा? गुजरात के गांधीनगर में। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो डिफेंस एक्सपो एक इवेंट है जहां पर एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इवेंट ये देखने को मिलता है। यहां पर लैंड, नेवल, एयर, जो भी यहां पर सिक्योरिटी सिस्टम है हमारे पास, उन सबको हम लोग शोकेस करते हैं, दिखाते हैं। और उसके बाद हमारा टारगेट ये है कि साल 2022 का जो ये डिफेंस एक्सपो है इसका मेन टारगेट ये है कि आने वाले टाइम पर 2024 तक हम लोग अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक गेन कर सकें, ठीक है। $5 बिलियन तक हम लोग अपने सेक्टर को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया ये डिफेंस एक्सपोर्ट का 12वां एडिशन होगा साल 2022 में, ठीक है। और इससे पहले 11वां भी हुआ होगा। तो बिल्कुल 11वां एडिशन हुआ था, कहाँ पर? लखनऊ के में हुआ था। इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इससे क्या होगा, हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग अपने पैर पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं। अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, फ्रांस के ऊपर, यूएस के ऊपर, रशिया के ऊपर, यहीं से हम लोग ज़्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर हम लोग अपने कंट्रीज़ में डेवलप करेंगे। अपनी कंट्रीज़ में डेवलप करने के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से एफडीआई लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। पहले 49% तक की लिमिट रखी गई थी, अब इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग अपना डिफेंस का इंपोर्ट बिल को कम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इंपोर्ट हम कम से कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले हैं। इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी फायदा होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद ये मानसून के बारे में चर्चा की गई है। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भारत से फाइनली विड्रॉ हुआ है, और यहाँ पर आप देखते हैं आने वाले टाइम पर बारिश की सिचुएशन थोड़ी सुधरेगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं केरला के अंदर जहाँ पर बारिश होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, नाउ आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल देखो, यहाँ पर आपको करना भी क्या है, सूडान को भी जाकर मैप में देखना है। सूडान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। वैसे सूडान के नीचे साउथ सूडान है, उसके बाद इथियोपिया है, उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, बराबर में चैड है, ऊपर लीबिया, इजिप्ट। वैसे मैप में भी जाकर देख लेना, हाँ इसके आसपास यही कंट्रीज है, ठीक है। तो सूडान में हुआ क्या है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हो चुका है। सूडान की मिलिट्री ने पावर कू कर दिया है। मतलब वहाँ पे जो सरकार थी उसको हटा दिया गया, सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हमदोक को हटा दिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब वहाँ पर समझ लो डेमोक्रेसी वगैरह ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर जो मिलिट्री है उनका राज चलेगा, जैसे म्यांमार के अंदर हुआ है। आपको मालूम होगा म्यांमार के अंदर मिलिट्री का कू देखने को मिला है। कू मतलब तख्ता पलट हो जाना,
ठीक है, वहाँ की सरकार को हटा देना, मिलिट्री अपने पावर आ जाएगी, मिलिट्री अपने पावर में आ जाएगी और जो मिलिट्री है वो ही यहाँ पर पूरी तरह से कंट्री को चलाएगी। तो वही सूडान के अंदर देखने को मिला, लेकिन हज़ारों लोग निकल कर आए सड़कों पर, प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन यहाँ पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है। मंडे में ये सब इंसिडेंट देखने को मिला जहाँ पर इनकी सरकार को हटाया गया, डेमोक्रेसी खत्म हुई है और बहुत सारे लोगों की जान भी गई है इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है, ईरान जो है एक मीटिंग होस्ट करने वाला है अफगानिस्तान को लेकर। एक मीटिंग होगी वेडनेसडे में, ईरान इसको होस्ट करेगा। डिस्कशन होगा कि अफगानिस्तान के फ्यूचर के ऊपर किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी को पीस को मेंटेन कर सकते हैं, पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर यह फोकस होने वाला है। और अब आप कहोगे इस मीटिंग में कौन कौन आने वाला है, तो इस मीटिंग में लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, जैसे चाइना के FM, उसके बाद पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, अफगानिस्तान की मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस लगातार बढ़ चुके हैं, चाहे वो खाने की दिक्कत बढ़ चुकी है, प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर चीज़ें वहाँ पर सही से मैनेज हो नहीं पा रही हैं। ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा, क्या भारत इसके अंदर नहीं आ रहा है? तो भारत को ईरान ने बुलाया ही नहीं। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि आज के टाइम पर आपको मालूम होगा एक नया क्वाड ग्रुप बन चुका है, हमने कल ही डिस्कस किया था। नया क्वाड ग्रुप कौन सा है? उसके अंदर 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, इजराइल, UAE, US और इंडिया। अब यहाँ पर इसकी वजह से ईरान कहीं ना कहीं नाराज़ लग रहा है, इसी वजह से ईरान ने यहाँ पर भारत को इस मीटिंग में नहीं बुलाया। फिलहाल तो भारत एक और मीटिंग अटेंड कर चुका है अफगानिस्तान को लेकर, आपको मालूम होगा मॉस्को डायलॉग हुआ था रशिया के अंदर, वहाँ पर एक मीटिंग अटेंड कर चुका है और भारत ने एक तरीके से अनाउंस भी कर दिया है कि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, किसको? अफगानिस्तान को। कुछ यहाँ पर गेहूँ वगैरह भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि वहाँ पर जो ये हंगर वाली सिचुएशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि वहाँ पर भुखमरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसी प्रकार से बराबर में आर्टिकल देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन ने सीधा सीधा बोल दिया है अफगानिस्तान के अंदर एक्यूट फूड क्राइसिस आज के टाइम पर अफगानी पीपल फेस कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर ये जो क्राइसिस हैं ये और ज़्यादा बदतर हो सकते हैं, ये यहाँ पर UN ने भी मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा पेज नंबर 14, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल को, एक ही आर्टिकल है, ज़बरदस्त है, वो ये वाला है। यहाँ पे बात क्या की गई है कि आज के टाइम पर हम लोगों ने देखा भारत के अंदर मॉनसून को लेकर क्या सिनेरियो देखने को मिला है। अब इसकी वजह से हो सकता है कि हम लोगों को जो रबर होती है, नेचुरल रबर होती है, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़े। हमारा जो इंपोर्ट है नेचुरल रबर के सेक्टर में वो इंक्रीज हो सकता है। तो इंडिया का जो नेचुरल रबर प्रोडक्शन है वो लगातार गिर रहा है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये प्रोडक्शन भी गिरेगा, मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रबर अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन सही नहीं रही, केरला के अंदर इतनी बारिश वगैरह देखने को मिली है, लेट इतना मानसून देखने को विड्रॉ होता हुआ नजर आया है। तो इस लोअर प्रोडक्शन की वजह से पॉसिबिलिटी यह है आने वाले टाइम पर कुछ ही महीनों में हम लोग इंडोनेशिया से, मलेशिया से, थाईलैंड से रबर खरीदने वाले हैं और इसका इंपोर्टिंग बढ़ेगी। जिस चीज़ से हम बचना चाहते हैं वही चीज़ यहाँ पर हम लोग को बार बार पकड़ लेती है, ये आप देख पाओगे। अक्टूबर के अंदर एक्सपेक्टेशन यह है कि लगातार बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिल सकती है इस रबर के प्रोडक्शन के अंदर। भारत आज के टाइम पर लगभग 67,000 टन्स ऑफ नेचुरल रबर को प्रोड्यूस करता है और इसने प्रोड्यूस किया है सितंबर के महीने में। ठीक है, ये सितंबर के महीने में इतना नेचुरल रबर प्रोड्यूस किया है, लेकिन आने वाले टाइम पर क्राइसिस फेस कर सकते हैं, क्योंकि रबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी जगह पर डिफेंस इक्विपमेंट्स में रबर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसको लेकर ये चर्चा की गई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नाउ अभी यहाँ पर ये जो रबर क्रॉप है इसके बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जान लेनी चाहिए। आर्टिकल GS पेपर 1 एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, नेचुरल रबर की अगर हम बात करें तो एक कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है। रबर किससे बनता है? लेटेक्स, लेटेक्स से बनता है। एक पेड़ है, पेड़ से निकलता है। अब यहाँ पर जो पेड़ है वो कौन सा पेड़ है, नाम ध्यान रखना, इसका नाम है हेविया ब्रासिलियंसिस, इसका नाम है। ठीक है, रबर की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रबर का। आज के टाइम पर रबर को उगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? देखो, रबर कहाँ पे उगाया जाता है? इक्वेटोरियल क्रॉप है बेसिकली, तो ये आपको ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ग्रो होते हुए नजर आएंगे। टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है टेम्परेचर की, और लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है। उसके बेसिस पर आप लोग यहाँ पर रबर का प्रोडक्शन कर सकते हो।
सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, सॉइल के अलग अलग प्रकार होते हैं, एक एलुवियल सॉइल होती है, इसी वाली सॉइल में यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से रबर की ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद आपको एक सस्ती सी लेबर भी चाहिए जो कि यहाँ पर इस रबर का प्रोडक्शन कर सके। अब बात करते हैं भारत के सिनेरियो की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया था पहला रबर प्लांटेशन, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है और ये एक अलग से अभी आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो अगर रबर सेक्टर को लेकर कोई चीज़ आती है लिखने के लिए। तो ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया था पहला रबर प्लांटेशन भारत के अंदर 1902 में, और ये प्लांटेशन कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो एक तरीके से जो पेरियार नदी है केरला के अंदर, उसी के बैंक्स पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। पेरियार नदी के बारे में आपको मैं अभी सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। उसके बाद इंडिया आज के टाइम पर छठा एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। दुनिया भर में अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रोड्यूस करता है। को भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर रबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले एरियाज देखने को मिलेंगे। सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाती है हमारे रबर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम बात करें एफडीआई की, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 100% है। बाहर से आप 100% यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो रबर की प्लांटेशन पर। रबर के साथ साथ कॉफ़ी, टी, कार्डमम, इन सब की प्लांटेशन के ऊपर आज के टाइम पर दुनिया भर में कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना और इंडिया। उसके बाद कंज्यूमर कौन कौन है, तो ज़्यादातर ये अपनी कंट्री में भी कंज्यूम करते हैं। चाइना, इंडिया, यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये कंज्यूमर के तौर पे भी आते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। ना आज का जो पहला एडिटोरियल है वो ये आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर बात करता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एक ऑर्डर दिया। यहाँ पे बोला, देखो जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो लगातार आज के टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, फार्म लॉस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा 3 फार्म लॉस को पास किया गया था, मैं बहुत बार यार समझा चुका हूँ। ठीक है, आज फार्म लॉस के बारे में मत पूछना, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वैसे अगर आपको पढ़ना भी है तो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। ये 3 फार्म लॉस आपको देखने को मिलेंगे। एक पिक्चर मैंने कितनी बार क्लियर करी है। अच्छा, हमारा एक आर्टिकल शायद ये भी ले गया है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, है ना। चलो कोई बात नहीं, यही बताया गया था इसके अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। वो मतलब एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव जनरल सा आर्टिकल था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे, क्या बताना था मुझे, अरे यार हाँ, मुझे ये बताना था कि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी है, ये रहे। तो ये आपको पिक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने फार्म लॉस के बारे में समझा दिया है ऑलरेडी। ये 3 पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। वो 3 फार्म लॉस आपको ये वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं फार्म लॉस के अगेंस्ट में हमारे जो फार्मर्स है, किसान भाई है, वो रेगुलरली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बहुत सारी रोड्स को, बहुत सारी जो सड़कें थी उनको ब्लॉक किया गया। अब यहाँ पर जब उन सड़कों को ब्लॉक किया गया तो जो आने जाने वाले लोग थे इधर से उधर से, इन लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। अब ये लोगों ने यहाँ पर गए कोर्ट में और जाकर पिटीशन डाल दिया। कोर्ट ने इस चीज़ की सुनवाई करी और कोर्ट ने सुनवाई करके बात क्या बताया, राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल आपका हक है। किसान भाइयों से बोला कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल करो प्रोटेस्ट, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करो, सड़कों को ब्लॉक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो रोड को ब्लॉक नहीं करना है, ऐसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है शांतिपूर्वक करो, कोई खाली मैदान, खाली जगह में जाकर प्रोटेस्ट करो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। और इस आर्टिकल के अंदर 2 चीज़ें मेंशन्ड है, एक है राइट टू प्रोटेस्ट, दूसरा राइट टू मूवमेंट। क्यों राइट टू प्रोटेस्ट, यहाँ पर लोगों के पास हक है वो प्रदर्शन कर सके किसी चीज़ को लेकर, लेकिन राइट टू मूवमेंट किसके पास हक है, हम कम्यूटर्स के पास हक है। जो भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, उनके पास भी मूवमेंट करने का हक है। तो कहीं ना कहीं उनका दोनों के पास राइट है, तो दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये एक तरीके से चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल जो एडिटोरियल है, बेसिकली इसमें बोला गया कि आपको पहली बात ये राइट टू प्रोटेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप फार्म लॉस का जो इशू है उसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर बोला गया आपको सोल्यूशन की ज़रूरत है। जो ये मेन इशू है फार्मर्स का ना, उसको आप सॉल्व कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एडिटोरियल में बताया गया कि आप लोग फार्मर के इशू को सबसे पहली बात इसके ऊपर फोकस रखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलेबस में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे किसान भाइयों से बोला राइट टू प्रोटेस्ट आपके पास हक है, लेकिन आप रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आम नागरिकों को परेशानियाँ होगी। दाओ राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन यहाँ पर फिर भी इसको फंडामेंटल राइट वाला दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि
आर्टिकल 19 हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में क्या मेंशन किया गया? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास पूरा हक है कि आप खुलकर बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर इसी के बेसिस पर ये राइट टू प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर है, ऐसा आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद आर्टिकल 19 की बात हमने अभी की ही है, तो आर्टिकल 19 का जो कुछ क्लॉजेस हैं उसको हम क्लियर करते हैं ताकि आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आप लोगों को। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, ये बोलता है राइट टू फ्री स्पीच है, मतलब लोगों के पास बिल्कुल पूरा हक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सरकार ने कोई काम किया है तो सरकार के खिलाफ अपने एक्सप्रेशंस को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज जो बी है, वो ये बोलता है कि आपके पास बिल्कुल हक है कि आप सरकार के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो, इसके वजह से इसके अगेंस्ट में आप यहाँ पर एसोसिएशन कर सकते हो, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 19 का जो क्लॉज सी है, सब क्लॉज सी है, वो ये बोलता है कि आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन शांतिपूर्वक करिए। आप यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हो, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हो, मीटिंग्स दर्ज करा सकते हो, सब कुछ आप सरकार के अगेंस्ट में कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक करना है, खाली जगह में जाकर करना है कि जिससे दूसरे लोगों को परेशानियां ना हो, ठीक है। साथ साथ बोला गया तो आप कहोगे बिल्कुल राइट टू प्रोटेस्ट में तो बिल्कुल छूट मिली हुई है, बिल्कुल पूरी तरह से छूट मिली है। आर्टिकल 19 के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मेंशन मिलेंगी, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर कुछ चीज़ें और हैं, वो ये हैं कि आपको प्रोटेस्ट करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट नहीं करना है। अगर आपने इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया है तो आपके प्रोटेस्ट को रद्द किया जाएगा, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो ये आप इन चीज़ों को प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हो और उससे हमारे इंडिया की सोवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचता है तो प्रोटेस्ट वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। इस पर आपको ये रजामंदी नहीं दी गई है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए किन किन के बेसिस पर? पहला तो या फिर इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को लेकर खतरा पैदा करता है ये कोई भी प्रोटेस्ट, तो यहाँ पर इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारी स्टेट के लिए खतरा होगा, या फिर कोई हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ, अगर उनके लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट खतरा बैठता है तो फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। या फिर पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बैठता है, मॉडलिटी के लिए खतरा बैठता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, डिफेमेशन के लिए, मतलब ये सारी कुछ चीज़ें बताई हैं। अगर इन चीज़ों के लिए यहाँ पर यह प्रोटेस्ट खतरा बैठता है तो इनको ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी मेंशन किया गया है। देखो आर्टिकल 51A जो हमारे संविधान का है वो ये बताता है कि आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी है। आपके पास क्या? हम लोगों के पास, सभी लोगों के पास, जो भी हम भारत के नागरिक हैं, हम सब के पास फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोग अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाएं। तो हम लोग ऐसा प्रोटेस्ट ना करें कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलती है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। दूसरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है इसी एडिटोरियल में राइट टू मूवमेंट के बारे में, इसको भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि लोगों के पास राइट टू मूवमेंट है, इसी वजह से लोगों ने पिटीशन जारी किया है। तो आर्टिकल अगेन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि देखो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज 2, सब क्लॉज जो डी है ये संविधान का यही हमें एक तरीके से हर एक नागरिक को पावर देता है कि आपके पास बिल्कुल फ्रीली घूमने की, मतलब हमारे कंट्री में इधर उधर कहीं पर भी जाने की पूरी पावर है, आपके पास राइट है। तो यहाँ पर इसी को बोला गया है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो बिल्कुल फ्री, तो वो सब यहाँ पर आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये राइट आपको मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट है ना, ये 2 डायमेंशंस में कवर किया गया है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बिल्कुल एक भारत की टेरिटरी के अंदर आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, ये तो हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन भारत की टेरिटरी के बाहर आपको मूव करना है तो वो आर्टिकल 19 इसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। अगर आपको भारत की टेरिटरी के अंदर मूव करना है तो आर्टिकल 19 के अंडर में ये आपके पास राइट है, लेकिन अगर भारत से बाहर अगर आपको मूव करना है बिल्कुल फ्रीली तो वो आर्टिकल 21 के अंदर है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया, देखो जब भी यहाँ पर एक तरीके से घूमने का हक दिया गया है आपको, जब कहीं पर भी घूमने का हक दिया तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। रोक कैसी लगाई गई है? मान लो कोई यहाँ पर आउटसाइडर आ गया, कोई बाहर का व्यक्ति है, वो ट्राइबल एरियाज के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि होता क्या है, ट्राइबल जो पीपल होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, तो मतलब बाहर से लोगों को अलाउ वहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो लोग जो ट्राइबल पीपल है वो खुद नहीं चाहते कि हमारे अंदर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जो होगा, जो बाहर का व्यक्ति जाएगा तो अलग कल्चर लेकर जाएगा वहाँ पर, इससे क्या होगा, जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी जो कल्चर है उसको खतरा बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बेसिस पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आउटसाइडर को ट्राइबल एरियाज के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसके बाद सभी लोगों के पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तहत पावर है
कि हम लोग कहीं पर भी रह सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी हम लोग सेटल हो सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। वो सब आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, क्रक्स यही है कि इंसान के पास मूव करने का हक है सब जगह पर, और वो अपने इसी राइट का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद जो ऊपर वाला आर्टिकल है ये बात करता है कश्मीर के इशू के बारे में। आपको मालूम होगा कल ही यहाँ पर काफ़ी हद तक ये चर्चा हुई है, परसों मतलब बहुत रेगुलरली हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो हमारे अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, ये लगभग जम्मू एंड कश्मीर की विजिट पर गए। अब यहाँ पर जब विजिट पर गए और ये जो विजिट है इनकी, वो आर्टिकल 370 को जो हमने इनॉपरेट किया है उसके बाद से पहली विजिट है। मतलब 2019 से अभी तक विजिट पर नहीं गए थे, पहली बार ये विजिट पर गए। और विजिट पर जाने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हालांकि बहुत सारी डेथ अभी भी हमने देखी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है इसको कंपेयर करें पिछले 6-7 सालों से। तो ठीक है, ये यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया। टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ाया जाएगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि लगातार इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं। दुनिया भर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कश्मीर वाले एरिया के अंदर लगाया जाए, ये हम लोग यहाँ पर फोकस रख रहे हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आज के टाइम पर बोला गया है कि जो एक तरीके से पाकिस्तान वाला एरिया है वो एक सबसे बड़ा खतरा हम लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ से यहाँ पर बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को टैकल करने के लिए काफ़ी सारी सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। उसके बाद लगभग ये भी बताया गया, जब हमारे अमित शाह जी जा रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो उससे पहले लगभग 700 लोगों को डिटेन किया गया, 700 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। अब आपका क्वेश्चन होगा 700 लोगों को एक साथ कस्टडी में लिया गया किस बेसिस पर? तो वो इस्तेमाल किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट का। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में देखो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इस एक्ट को आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है उसमें से आप इस एक्ट को पढ़ सकते हो। आज ही का जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है सुबह जो 5 बजे अपलोड हुआ है, उसमें पहला ही आर्टिकल मैंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में पढ़ाया है। तो प्लीज़ जाकर उसको एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने से थोड़ा सा मतलब कि टाइम भी थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा, और मतलब क्योंकि इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ट्विस्ट है। तो मैंने वहाँ पर जो डेली करंट अफेयर वीडियो है उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, बात करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, आपको मालूम होगा भारत की जो रैंक है उसमें लगभग 101 देखने को मिली है। बहुत सारी कंट्रीज़ में से रैंक काफ़ी बुरी है, भारत के अंदर भुखमरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार क्या बोल रही है? सरकार बोल रही है डेटा अनसाइंटिफिक मेथड में, मतलब डेटा का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन ऑथर कह रही है डेटा बिल्कुल सही है, भारत के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन जब आप लोग फैक्ट्स देखोगे कि हाँ वाकई हंगर है, हाँ भुखमरी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ये जो ऑथर है वो ये इन चीज़ों को मेंशन कर रही है कि डेटा बिल्कुल सही है। आप देख पाओगे सारी चीज़ें इंक्रीमेंट, इन सब चीज़ों का इंक्रीमेंट हुआ है। पहले मैं आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एडिटोरियल की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो भारत की रैंक है वो यहाँ पर 101 आई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 116 कंट्रीज़ में से 101 रैंक आई है, काफ़ी हम लोग पीछे आ चुके हैं। उसके बाद बोला गया साल 2020 के अंदर 94 रैंक थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? पहली चीज़ ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल ये रिपोर्ट आती है, कौन पब्लिश करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ, ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी साल 2006 के अंदर, हर अक्टूबर में इसको पब्लिश किया जाता है। 2021 का जो एडिशन है ये 16वां एडिशन है। उसके बाद यहाँ पर क्या देखा जाता है कि भुखमरी कितनी है, ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर हंगर कितना है, दुनिया भर में हंगर कितना है, इसको यहाँ पर ट्रैक किया जाता है। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 4 बेसिस के ऊपर। 4 चीज़ें देखी जाती हैं इस इंडेक्स के अंदर। एक होता है अंडर नॉरिशमेंट, दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसका मतलब क्या है? अंडर नॉरिशमेंट का मतलब कि इंसान को अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छा पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ डेवलप नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के केसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो ऑब्वियसली उस कंट्री की रैंक बुरी होगी। उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे, उनकी वेट बहुत कम होता है, उनके वजन के साथ साथ उनकी हाइट बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको खाना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही चाइल्ड वेस्टिंग कहलाते हैं। तो ये भी सिचुएशन भी अगर किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी रैंक भी घटिया आएगी। उसके बाद चाइल्ड
स्टंटिंग क्या होता है, तो 5 साल से कम उम्र का बच्चा, अगेन यहाँ पर उसकी हाइट बहुत कम होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग। तो वो सब क्यों होता है, अगेन वही भी अच्छा खाना मिला नहीं है उसको, इसकी वजह से चाइल्ड स्टंटिंग का केस देखने को मिलता है। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है। मोर्टेलिटी जो रेट होता है बच्चों का, ये आप कह सकते हो मतलब कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की, काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो रही है, वो भी इसी वजह से कि उनको एक अच्छा सा पोषण भरपूर खाना नहीं मिला है। ठीक है, तो इन सब चारों चीज़ों को ट्रैक किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। किसी भी कंट्री के अंदर ये चारों चीज़ें अगर ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली उस कंट्री की जो रैंक है वो बुरी ही आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद डेटा कलेक्शन कहाँ से लिया जाता है, मैंने आपको बताया। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के पीछे 2 बॉडीज़ हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा वेल्थ हंगर लाइफ। लेकिन आपको देखना ये है, ये लोग अपने आप से कोई रिसर्च नहीं करते, ये लोग रिपोर्ट्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मालूम होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अंडर नॉरिशमेंट को लेकर डेटा पब्लिश करता है। उसके बाद ऐसी चाइल्ड मोर्टेलिटी को लेकर जो यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन है ये पब्लिश करता है। मतलब हर अलग अलग बॉडी डेटा पब्लिश करती है। तो यहाँ पर जो दोनों बॉडीज़ है जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एक तरीके से कंडक्ट करती हैं, वो सारा डेटा यहाँ से कलेक्ट करती हैं। उस डेटा के बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करती हैं। इसी वजह से सरकार का कहना यह है कि जो डेटा लिया गया है वो एक तरीके से अनसाइंटिफिक वे में यहाँ पर इस डेटा को एक तरीके से कैलकुलेट किया गया है, ये बिल्कुल सही नहीं है, सरकार का ये कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है वो लगातार डिक्रीज होता हुआ रहा है। हमारी सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ आगे निकल चुकी हैं भारत से इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भारत की रैंक क्या है, 101 है। नेपाल की रैंक कितनी है, पाकिस्तान की रैंक है 92, नेपाल बांग्लादेश की है 76, श्रीलंका की 65 है। तो आप कह सकते हो ये कहीं ना कहीं आगे निकल चुके हैं भारत से। अब ये सारा जो डेटा है, देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, 2021 की, 2020 की, वो सब मैंने आपको बताया कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसा डेटा लिया जाता है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लिया जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में डिस्कस करके दे दिया है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि देखो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये डेटा हम लोगों ने देखा है। लेकिन पेंडेमिक के बाद से, यानी जो एक तरीके से महामारी आई है कोरोना, उसके बाद से सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा बेकार हुई है। इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में बेकार हुई है। और ये जो डेटा पब्लिश किया गया है ये बिल्कुल सही पब्लिश किया गया है, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि अब आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ये जो आप एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवा रही सरकार, यहाँ पे आपको राशन दे रही है, उसमें आपको अच्छे से राशन देना होगा। क्योंकि ये जो PDS सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी। इसमें आपको एक अच्छा सा न्यूट्रिशियस भरपूर खाना देना है लोगों को, अगर आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स से बाहर निकलना है तो। साथ ही साथ आज के टाइम पर ये जो फूड है, जो खाने पीने का सामान है, कितनी महंगाई है इसके अंदर, एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इन चीज़ों के अंदर कट डाउन करना पड़ेगा, आपको स्कीम्स के अंदर कट डाउन करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवाना पड़ेगा हर हाल में, तभी यहाँ पर कोई व्यक्ति आगे निकल पाएगा। ठीक है, नहीं तो इंडिया ऐसे ही रह जाने वाला है पीछे हंगर के मामले में। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आई होप आपको ये एडिटोरियल क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद इस आर्टिकल में चर्चा की गई है पाक स्ट्रेट को लेकर। देखो श्रीलंका और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलता है, फिशरमैन डिस्प्यूट। वो फिशरमैन डिस्प्यूट क्या है मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, लास्ट में इसको कवर करेंगे। पहले उससे पहले एक एडिटोरियल ये भी कवर कर लेते हैं। देखो अच्छा चलो यार ये ही कवर कर लेते हैं। पहले होता क्या है, देखो पाक स्टेट पे लेकर चलता हूँ। पहले मैं आपको मैप में मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा, तो एडिटोरियल पढ़ने की वो ज़रूरत नहीं है, आपको इशू समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये एडिटोरियल पढ़ने लायक तो नहीं है, यहाँ पर अपने अंदर की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग इस इशू को समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको श्रीलंका का मैप ऊपर, इंडिया का मैप आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगा, नीचे श्रीलंका देखने को मिलेगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है ये पाक स्ट्रेट, ये ध्यान रखना। पाक बे भी यहाँ पर ही है, पाक स्ट्रेट इसको हम लोग बोलते हैं। इस वाले एरिया में जो मछली है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, फिश बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो तमिलनाडु के मछुआरे होते हैं, फिशरमैन, वो यहाँ पर मछली मारने के लिए जाते हैं और उसको बेचकर अपना यहाँ पर पैसा कमा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो होता क्या है, होता यह है, ये लोग यहाँ पर पानी में मछली मारने तो जाते हैं, जाते जाते इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। और मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, श्रीलंका की टेरिटरी में घुस जाते हैं और श्रीलंका वाले यहाँ पर इनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। श्रीलंका की जो नेवी है वो यहाँ पर इनको गोलियाँ भी चला देती है, अरेस्ट भी कर लेती है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया, आर्टिकल में यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि एक व्यक्ति है राजकरण, ठीक है, यहाँ पर ये आप कह सकते हो भारत के अंदर 2021 की एक और डेथ है जो कि यहाँ पर इंडियन फिशरमैन इशू
को लेकर हुई है। मतलब पाक स्टेट में इस साल यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा ये 5वीं डेथ है भारतीय मछुआरे की। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यही वही कारण है जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये टेरिटरी क्रॉस कर गए, और टेरिटरी क्रॉस करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका की तरफ से यहाँ पर इनके ऊपर अटैक हो गया, उनकी बोट से यहाँ पर बोट टकरा गई और यहाँ पर ये डिस्प्यूट देखने को मिला है। अब यहाँ पर आपका समझना होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री कहाँ पर है, इसको हम लोग समझेंगे। हम लोग इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। खैर कर यहाँ पर हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो ये हो गई टेरिटरी, ठीक है, ये टेरिटरी हो गई इंडिया की टेरिटरी से आगे जब आप निकलोगे तो आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, ध्यान से सुनना, 200 नॉटिकल माइल्स कितना किलोमीटर हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। पिछली बार मैंने आपको बताया था 200 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ पर जो एरिया होगा, जितना भी पानी होगा, वो सब इंडिया की टेरिटरी के अंडर में आएगा। लेकिन 200 नॉटिकल माइल से बाहर का जो पानी होगा वो इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री के अंदर आ जाएगा, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आएगा। तो होता क्या है, ये मछुआरे 200 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर जाते हैं मछली मारने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मछली आज के टाइम पर उन वाले एरियाज में ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलती हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से डिस्प्यूट देखने को मिलता है। श्रीलंका कहता है हमारी तरफ से मछली खींच के ले गई ये सारी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये डिस्प्यूट क्रिएट होता रहता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी मैं पाक बे की स्कीम के बारे में अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, मैंने आपको ट्रॉलिंग, फिश, ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। फिर से चर्चा में आएगा आर्टिकल, फिर से डिस्कस करेंगे पाक बे स्कीम के बारे में। आज के लिए आपका इतना ही समझना ज़रूरी था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। मान लो ये लैंड हो गया, लैंड से आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यहाँ ये जो टेरिटरी होती है भारत के अंडर में होती है, इसके बाहर की जो टेरिटरी है वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर में आ जाती है। तो मछुआरे यही वाली टेरिटरी क्रॉस करके बाहर निकलते हैं और उसकी वजह से ये डिस्प्यूट होता है और बहुत सारे मछुआरों की डेथ हो जाती है। यहाँ पर ऑथर ने मेंशन तो किया है कि आपको एक सोल्यूशन की ज़रूरत है, लेकिन ऑथर ने सोल्यूशन नहीं दिया है। आप खुद पढ़ोगे, यहाँ पर सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं दिया है। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि एक अर्जेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसे केसेस निकलते रहेंगे। इंडिया और श्रीलंका को अर्जेंटली फोकस करना पड़ेगा अपनी एनर्जीज़ के ऊपर, अपने क्राइसिस को टैकल करना पड़ेगा। जो पाक स्टेट वाला एरिया है यहाँ पर ये सिचुएशन को सुधारना होगा, ऐसा इनका ये स्टेटमेंट है। लेकिन एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं बताया गया, क्योंकि अगर ये सिचुएशन चलती रही तो दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशन है वही अपने आप में कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद एक नीचे एडिटोरियल दिया गया है अ बबल्स फॉर ट्रस्ट अप्रोच करके। यहाँ पे बोला गया कि देखो आज के टाइम पर जो चाइना है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। चाइना के जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं चाइना के। लेकिन अब इसी को देखते हुए हमने क्वाड बनाया था, तो आज के टाइम पर क्वाड को ग्रो होना पड़ेगा। क्वाड कंट्रीज़ के पास कैपेबिलिटी है कि वो चाइना को बीट कर सके, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। क्वाड कंट्रीज़ के अंदर कितनी कंट्री है? 4 कंट्री हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। इसमें हम पुराने वाले क्वाड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया आज के टाइम पर चाइना को, इस क्वाड को क्यों बनाया गया था? ताकि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसके अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, इसलिए हमने बनाया था। आज के टाइम पर जो ये क्वाड है बेसिकली इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, इनको अपने पावर्स को खुद को एनालाइज करना पड़ेगा और यहाँ पर चाइना को हम लोग टैकल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, यूएस आज के टाइम पर एक ग्लोबल लीडर है। ग्लोबल लीडर किस मामले में है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में। जापान यहाँ पर हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग के मामले में है। ऑस्ट्रेलिया एडवांस निचेस के बारे में, जैसे कि इसके पास कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी अच्छी है, साइबर सिक्योरिटी के मामले में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है। इंडिया ह्यूमन कैपिटल के मामले में अच्छा है। यहाँ पर इंडिया यहाँ पर एक तरीके से ह्यूमन कैपिटलिंग में काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो करा है। तो यहाँ पर चारों कंट्रीज़ के पास अपने अंदर ही कहीं ना कहीं काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इससे हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल सकते हैं। और आज के टाइम पर जो चाइना का एक दबदबा है टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर में, वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्वाड को काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका है, हम लोग क्वाड के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर क्या मेंशन करी है, हाँ यहाँ पर मेंशन करी इन्होंने, देखो एजेंडा ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर चाइना का सब्स्टिट्यूट करें, चाइना का एक सब्स्टिट्यूट पैदा करें, एजेंडा हमारा ये नहीं है। हमारा एजेंडा यह है कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनको मैनेज किया जाए, ताकि जो इनकी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो ख़त्म हो और एक ग्लोबल इकॉनमी के अंदर एक नया विजन लेकर आया जाए, एक नया डेवलपमेंट निकल कर आया है। और यहाँ पर जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का मामला है वो उसमें क्वाड ग्रो हो, क्योंकि चाइना के बहुत सारी हरकतें भी गंदी देखने को मिलती हैं, तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है। आई होप आपको ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ना होगा इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। यहाँ पर ये सारे एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।